हेलो एवरीवन, होप यू आर ऑल फाइन। आज हम इंडियन म्यूज़िक जो होगा पार्ट सेकंड में डिस्कस करेंगे। जो हमने टॉपिक उठाया है जिसमें हम इंडियन आर्ट एंड कल्चर कवर कर रहे हैं, तो आज पार्ट सेकंड जो होगा इसमें इंडियन म्यूज़िक को डिस्कस करेंगे और इंडियन पेंटिंग्स को कुछ पार्ट उसका भी डिस्कस करेंगे। तो जो हमने फर्स्ट पार्ट था उसमें हमने कवर किए थे, इंडियन डांसेस कवर किए थे, इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं, कहाँ से क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, वो चीज़ें कवर की थी। आज नेक्स्ट जो वीडियो होगा आपका ये पार्ट सेकंड, तो इसमें इंडियन म्यूज़िक एंड इंडियन पेंटिंग्स जो होंगी वहाँ से क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं, एक अच्छा मटेरियल कंपाइल किया आपके लिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है और 100% यहाँ से क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। कोई भी ऐसी पॉइंट्स हमने इसमें ड्रॉप नहीं किया है, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सारे मेंशन करेंगे। और हाँ, बच्चे बोल रहे थे सर पीडीएफ, तो पीडीएफ आपको मिल जाएगी आपको टेलीग्राम चैनल पे। उस कुछ बिजी था मैं एक दो दिन से, तो वो आपको मिल जाएगी कल या परसों तक। स्टार्ट करते हैं हम अपना जो टॉपिक होगा डायरेक्ट, इंडियन म्यूज़िक। तो म्यूज़िक की अगर बात करते हैं हम, तो म्यूज़िक का भी ओरिजिन इंडिया में आपको वैदिक पीरियड से भी मिलता है। काफ़ी ज़्यादा बैक टू वैदिक पीरियड आपको जो इंडियन म्यूज़िक है इसका आपको ओरिजिन मिलता है कुछ वैदिक पीरियड से भी। और हम बात करेंगे अगर समवेदा को, तो समवेदा को माना जाता है, जैसे चार वेदास होती हैं हिंदुज़म में, समवेदा, ऋग्वेदा, आयुर्वेदा, तो उसमें समवेदा जो है इट्स कंसिडर्ड द ओरिजिन ऑफ द इंडियन म्यूज़िक। बोलते हैं इंडियन म्यूज़िक का जो ओरिजिन था वो समवेदा थी। ये जो बुक है इसकी हिंदुज़म जो रिलीजन है उनकी एक बुक है समवेदा, तो उसमें इसका ओरिजिन ऑफ इंडियन म्यूज़िक है। तो कभी एग्जामिनर पूछ सकता है कौन सी वेदा जो है, कौन सी वेदा आपको रिलेट करती है इंडियन म्यूज़िक के साथ, तो वो आयुर्वेदा है, समवेदा है, ऋग्वेदा है, तो वो आपको समवेदा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट बात करें साइंस ऑफ द म्यूज़िक इन इंडियन लिटरेचर एंड ट्रेडिशन। तो इंडिया के लिटरेचर की बात करें, यहाँ के कल्चर, यहाँ के ट्रेडिशन की बात करें, तो उस साइंस ऑफ म्यूज़िक को हम बोलते हैं यहाँ पे गंधर्वा वेदा। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। उस साइंस को किस नाम से जाना जाता है? गंधर्वा वेदा के नाम से जाना जाता है, जो साइंस डील करती है इंडियन लिटरेचर के साथ, इंडियन म्यूज़िक लिटरेचर के साथ, इंडियन म्यूज़िक ट्रेडिशन के साथ, एंड वी कॉल दैट एज गंधर्वा वेदिक वेदा के नाम से उसे जानते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें एग्जामिनर ऐसे ही फैक्ट्स को पूछता है वहाँ पे। और आपने नाम सुना होगा नारदा मुनि की का नाम सुना होगा, लर्न द फर्स्ट म्यूज़िक, पहला म्यूज़िक सीखने वाली जो थी उसका नाम था नारदा मुनि। इसका नाम भी याद रखना। ये जो थी इसने सबसे पहले म्यूज़िक जो था इंडिया में जिसने सीखा उसका नाम था नारदा मुनि। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नाम याद रखना। भारत मुन्नी बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा हुआ है। भारत मुन्नी जिसने नृत्य शास्त्रा को लिखा है बुक को, उसने डिफाइन किया था म्यूजिक क्या होता है। म्यूजिक को एज नृत्य, ज्ञान, एक ज्ञान होता है, एक नॉलेज होती है, विधान, ये किसने डिस्क्राइब किया है? ये मुनि ने डिस्क्राइब किया है म्यूजिक को एज ए दिस। तो ये चीज़ें याद रखना। यहाँ से क्वेश्चंस आपके बनते हैं, याद रखना, जो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक है, ठीक है ना। इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक की बात करें तो इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक को दो टाइप्स में डिवाइड किया है, दो जनराज हैं इसके। एक है कार्नेटिक म्यूज़िक और दूसरा है हिंदुस्तानी म्यूज़िक। दो तरह का क्लासिकल म्यूज़िक है। एक तो फॉल्क म्यूज़िक होता है जिसमें जो आपके ट्रेडिशंस वगैरह, फेस्टिवल्स वगैरह या फिर सीजन्स के साथ रिलेट करता है। एक आपके पास इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक है। जो क्लासिकल म्यूज़िक है उसमें दो टाइप्स होती हैं, एक होता है आपके पास कार्नेटिक और दूसरा हमारे पास है हिंदुस्तानी म्यूज़िक। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे दो तीन पॉइंट्स है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो एग्जामिनर जहाँ से पूछता है वो चीज़ें आपको मेंशन करेंगे। देखो क्या क्या है इसके अंदर, हिंदुस्तानी और कार्नेटिक म्यूजिक और हिंदुस्तानी, देखिए ठीक है समझना। देखो जो कार्नेटिक म्यूजिक था इसका ओरिजिन इंडिया के साउदर्न इंडिया में हुआ। जो इंडिया का साउदर्न पार्ट है वहाँ पे इसका ओरिजिन हुआ। ये वाला जो पार्ट है इंडिया का, यहाँ पे इसका ओरिजिन हुआ। कहाँ पे? साउदर्न पार्ट में आपको ये मिलेगा। और जो आपके पास हिंदुस्तानी म्यूज़िक है इसका ओरिजिन आपको नॉर्दर्न इंडिया में मिलेगा। जो इंडिया की नॉर्दर्न स्टेट्स हैं, यूपी है, जो पंजाब वगैरह, ये जो साइड्स आता है ये नॉर्दर्न इंडिया है, यहाँ पे आपको हिंदुस्तानी म्यूज़िक का ओरिजिन मिलता है। और अगर कार्नेटिक म्यूज़िक की बात
करें तो इसको फ्लोरिशड किया था किसने, उसका नाम था कृष्णा देवा राया। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये विजयनगरा एम्पायर जो थी साउदर्न इंडिया की, उससे बिलोंग करते थे कृष्णा देवा राया। यही इन्होंने इसको काफ़ी ज़्यादा फ्लोरिश किया, किसको, कार्नेटिक म्यूज़िक को। और ये जो कार्नेटिक म्यूज़िक था ये स्पिरिचुअल म्यूज़िक था, यानी रूहानी ताकतें जो थी, स्पिरिचुअल मीन्स उनके साथ ये डील करता था, सुपर पावर्स के साथ। तो इसका काफ़ी ज़्यादा रिलेशन था। और हिंदुस्तानी म्यूज़िक की अगर बात करेंगे तो इसमें आता है आमिर खुसरो। बहुत इंपॉर्टेंट ये थे, इन्होंने इसको, ये एक प्रोलिफिक म्यूजिशियंस थे, इन्हें फादर ऑफ कवाली कहा जाता है, किसको, आमिर खुसरो को। तो इन्होंने हिंदुस्तानी म्यूज़िक में बहुत अहम रोल अदा किया, यानी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इन्होंने। तो जो हमारे पास हिंदुस्तानी म्यूज़िक है ये आपको इमोशनल म्यूज़िक है, यहाँ पे इमोशन से रिलेटेड किया जाता है। वो स्पिरिचुअल था, ये इमोशनल है। तो ये हमारे पास कुछ डिफरेंसेस थी, जो कार्नेटिक म्यूज़िक और हिंदुस्तानी म्यूज़िक में डिफरेंसेस क्या क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से याद रखना। कुछ फेमस एंशंट इंडियन टेक्स्ट आए म्यूज़िक पे, यानी कुछ किताबें लिखी गई, कुछ बुक्स लिखी गई इंडियन म्यूज़िक पे, उनके नाम याद रखने हैं और उनका ऑथर कौन था, वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे नृत्य शास्त्रा, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि नृत्य शास्त्रा बुक ऑन म्यूज़िक एंड डांस रिटन बाय भारत मुन्नी ने इसे लिखा है। और यहाँ पे नृत्य शास्त्रा मोस्ट अथेंटिक सोर्स ऑफ इंडियन म्यूज़िक का अथेंटिक सोर्स माना जाता है नृत्य शास्त्रा को। इसी तरह से बात करें आगे हम, तो ये वाली जो बुक है बृहदेशी, इसको लिखा है मतंगा, मतंगा ने, MATANGA, मतंगा ने लिखा है इस बुक को। ये बेस्ड ऑन म्यूज़िक पे बेस्ड थी ये बुक। तो इसे याद रखना किसने लिखा है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऐसे। इसी तरह से संगीत रत्नाकरा, इसको लिखा है सरंगा देव ने। याद रखना कि किसने लिखा है, सरंग देव ने लिखा है, किसको, संगीत रत्नाकरा। ये बुक्स ऑन म्यूज़िक है सरंगा देव ने। तो ये 3-4 बुक्स थी, बहुत इंपॉर्टेंट है ऑन म्यूज़िक। तो यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। उसके बाद कुछ इंस्ट्रूमेंट्स की बात करते हैं हम, कौन कौन सी इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ की जाती हैं म्यूज़िक के अंदर। और उन म्यूज़िक के अंदर जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ की जाती हैं उनके बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर्स होते हैं जो एग्ज़ामिनर डायरेक्ट पूछता है वहाँ पे। जैसे आपको मैं बोलता हूँ, जैसे संतूर है, संतूर एक म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट है, संतूर। तो वहाँ पे एग्जामिनर ऐसे पूछेगा तो सबसे बेस्ट प्लेयर जो था संतूर का वो कौन था। नीचे 4 ऑप्शन दिए होंगे, बहुत सारे थे लेकिन मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपके लिए रखे हैं जहाँ से एग्जामिनर ने बार बार क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। इसी तरह से हम देखेंगे जो संतूर इंस्ट्रूमेंट है उसको, उसका जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थी, जो पर्सन जिससे डील करता था वो था पंडित शिव कुमार शर्मा, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर थे संतूर के। और भजन सोपरी जिनकी रिसेंटली डेथ हुई थी, जो JNK से बिलोंग करते हैं, ये 2 इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ थी जो संतूर बजाया करती थी, बहुत ज़्यादा फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं। इनके नाम याद रखना, डायरेक्ट एग्जामिनर पूछता है कभी द भोजन सोपरी वॉज रिलेटेड टू विच म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, संतूर, तबला, फ्लूट, ऐसे ऑप्शन दिए होंगे, वहाँ पे पूछे गए इस तरह से क्वेश्चन फ्रेम करके। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है तबला। तबला का बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर थे जाकिर हुसैन। जो जाकिर हुसैन थे वो तबला प्लेयर बहुत इंपॉर्टेंट थे, मैंने इसको हाईलाइट भी किया है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अल्लाह रखा खान, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर्स थे, अल्लाह रखा भी तबला बजाते थे, तो इनके नाम याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट फ्लूट। फ्लूट बांसुरी बजाने वाला सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर था, वो था हरि प्रसाद चौरसिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। फ्लूट के इंपॉर्टेंट प्लेयर का नाम है हरि प्रसाद चौरसिया। पी घोष भी थे लेकिन इनका नाम चौरसिया का बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। उसके बाद वायलिन में एक इंपॉर्टेंट प्लेयर्स थे 2, उनके नाम याद रखना, मुरालीधरम, NR मुरालीधरम और M चंद्रशेखरन ये दोनों इंपॉर्टेंट प्लेयर थे वायलिन के। इसी तरह से हम सरोद की बात करेंगे, ये भी एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है। इसमें आपको अलाउद्दीन खान मिलता है, अमजद अली खान मिलते हैं, दोनों के नाम याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सरोद। और सरोद जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है इसको कौन प्ले करते थे, अलाउद्दीन खान और अमजद अली खान। नेक्स्ट हमारे पास है
शहनाई ये भी एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। बिस्मिल्लाह खान बहुत फेमस प्लेयर थे जो शहनाई बजाया करते थे। इसी तरह के राम चौधरी इनका नाम भी। सितार का जो सितार के प्लेयर थे वो पंडित रविशंकर थे। इसी तरह से सारंगी के थे शकूर खान, पंडित राम नारायण, इनके नाम याद रखना। वीणा प्लेयर थे उनका नाम था सुंदरम बालाचंद्रन, इनका नाम याद रखना। इसी तरह से रुद्रा वीणा इसको बजाया करते थे। कौन फेमस प्लेयर थे? बहाउद्दीन दागर और असद अली खान, ये कुछ प्लेयर्स थे जो म्यूज़िक जो इंस्ट्रूमेंट्स थी उससे बिलोंग करते थे, जो ये बजाते थे। इसलिए यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम करता है एग्जामिनर, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछे गए कि ये इंस्ट्रूमेंट से कौन सा प्लेयर रिलेटेड था, तो ये चीज़ें आपको कवर करनी है। इसी तरह से गिटार का लास्ट आ गया था। गिटार को कौन इंपॉर्टेंट प्लेयर था? वो था ब्राजभूषण कुबरा, तो इनका नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से हम आगे देखेंगे, हमारे पास आता है म्यूज़िक एंड स्टेट कौन कौन सी रिलेटेड है, यानी फॉल्क म्यूज़िक के बारे में हम जानेंगे। यहाँ पे ये देखो, यानी म्यूज़िक हर एक स्टेट के अंदर अपना एक फॉल्क म्यूज़िक होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, डायरेक्ट पूछते हैं एग्जामिनर, तो वो चीज़ें हम देखते हैं कौन कौन से। तो चक्री का नाम आपने सुना होगा। चक्री, चक्री जो है इट्स अ फेमस फोल्क डांस ऑफ, ये सॉरी डांस नहीं, फोल्क म्यूजिक का कहाँ का? जे.एंड.के का। ये क्वेश्चन जम्मू एंड कश्मीर के एसएसबी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि यहाँ का जो म्यूजिक फोल्क म्यूजिक है वो है चक्री। इसी तरह से आपको यूपी का मिलता है, वो है सोहर। सोहर कहाँ पे है? वो यूपी स्टेट जो आपकी, उसका जो है म्यूज़िक है सोहर, ये यहाँ का वहाँ का फोल्क म्यूज़िक है। इस तरह से हम रासिया गीत आपको मिलेगा उत्तर प्रदेश में, यूपी में। लमान आपको मिलेगा हिमाचल में। ये याद रखने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। इसी तरह से आपको पंखिदा ये कहाँ का है? ये राजस्थान का है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंडो ये कहाँ का है? ये गोवा का है। ये गोवा का वहाँ का जो फॉल्क म्यूज़िक है वो आपको डायरेक्ट एग्जामिनर पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फॉल्क म्यूज़िक ऑफ गोवा। नीचे 4 ऑप्शन होंगे, तो आपको उनमें से जब आपको ये चीज़ें लर्न होंगी, मंदो है उसका, तो ये चीज़ें आपको रट करके भी याद करनी है। पंजाब का कौन सा है? थापा है। राजस्थान का कौन सा है? लोटिया है। आसाम का कौन सा है? बिहू। बिहू वहाँ का ट्राइब भी है, बिहू गीत वहाँ का। ये हमारे पास फोल्क म्यूज़िक है। इसी तरह से महाराष्ट्र की बात करें तो लेवेनी, ये बहुत बार ये पूछा गया क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फोल्क म्यूजिक ऑफ महाराष्ट्र। नीचे ऑप्शन दिए थे, तो लेवेनी याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ओडिशा का क्या है? दशकाथिया। मिजोरम का है चाय हाय, बहुत इंपॉर्टेंट। विल्लुपत्थु ये किसका है? तमिलनाडु का। इसी तरह से तीज सॉन्ग ये आपको राजस्थान का मिलेगा। इसी तरह से बुरा कथा ये आपको आंध्र प्रदेश में मिलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट्स के फॉल्क म्यूजिक से ये आपको याद रखने हैं। कजरी जो है ये कहाँ का है? यूपी एंड बिहार का। तो ये थे किस स्टेट के कौन से फॉल्क म्यूजिक के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है। जैसे आपको इंस्ट्रूमेंट पे बनता है वैसे ही आपको फॉल्क म्यूजिक पे पूछता है कि किस स्टेट का कौन सा है। अब हम पेंटिंग्स की बात करेंगे। म्यूजिक कितना ही था, इससे ज़्यादा वहाँ नहीं क्वेश्चंस पूछे जाते। अब आता है हमारे इस आर्ट एंड कल्चर में पेंटिंग्स। देखो पेंटिंग्स की शुरुआत यहाँ पे जब हुई तो प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स का हमें पता चलता है। काफ़ी ज़्यादा रॉक्स मिलती हैं इंडिया में जहाँ पे इनग्रेव करके उन्होंने पेंटिंग्स की थी, जिनको हम पेट्रोग्लिफ बोलते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन पूछता जाता है कि रॉक्स को इनग्रेव किया गया है और उन पेंटिंग्स को हम पेट्रोग्लिफ बोलते हैं। तो ये हमें प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स का कुछ एविडेंसेस वहाँ से मिलते हैं। इसी तरह से जो पेंटिंग्स थी उनके फीचर्स क्या होते थे? उनके फीचर्स आपको भी याद रखने हैं कि उनके फीचर्स बोल्ड लाइंस का यूज़ किया जाता था, काफ़ी ज़्यादा मोटी मोटी लाइंस। और उसके बाद कलर्स कौन से यूज़ किए गए थे उस टाइम में? ब्लैक कलर का ज़्यादा इस्तेमाल होता था, येलो कलर का इस्तेमाल होता था, और रेड कलर का। तो ये चीज़ें याद रखनी है कि उस टाइम कौन से कलर्स ज़्यादा यूज़ होते थे। तो अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ पेंटिंग ऑन द रॉक्स, यानी रॉक्स पे पेंटिंग की जाती थी, उसका एविडेंस हमें मिला मध्य प्रदेश में, जिन्हें हम बिम्बिटका बोलते हैं। डायरेक्ट एग्जामिनर में क्वेश्चन पूछ सकता है ये बिम्बिटका जो है, इससे एविडेंस मिला हमें पेंटिंग्स के बारे में। तो ये किस स्टेट में फॉल करता है? ये आपको मध्य प्रदेश में फॉल करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है।
ये इसमें याद रखना कि हमें अर्लीस्ट एविडेंस जो थे पेंटिंग के रिलेटेड वो कहाँ से मिले, वो मध्य प्रदेश में, इंडिया की जो स्टेट है वहाँ से मिले, और वहाँ पे कहाँ पे, भीमबेटका में। तो ये चीज़ें एग्जामिनर इस तरह से पूछता है आपको। अब इस भीमबेटका को सबसे पहले डिस्कवर किसने किया उसका नाम आपको पता होना चाहिए। इस भीमबेटका को सबसे पहले डिस्कवर किए इन केव्स को वो थे वीएस वेकैंकर। इनका नाम याद रखना, बहुत बार ये पूछा गया क्वेश्चन है कि भीमबेटका केव्स कहाँ पे हैं, क्योंकि इससे हमें एविडेंस पता चलता है अर्ली पेंटिंग का। और इसको डिस्कवर किसने किया था, वो थे वीएस वेकैंकर 1957, जिन्होंने इसको डिस्कवर किया। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको फ्रेम करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके लिए ये कवर किए मैंने इसमें। अब देखेंगे यहाँ पे पेंटिंग्स दो तरह की होती है। इंडियन पेंटिंग्स आपको दो तरह की मिलेंगी, एक होती है मुराल पेंटिंग और दूसरी होती है मिनिएचर पेंटिंग। ये दोनों क्या है, दोनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि मुराल पेंटिंग क्या होती है, मिनिएचर पेंटिंग क्या होती है। तो देखते हैं हम। देखो, मुराल पेंटिंग की बात करें तो मेड ऑन द वॉल्स ऑफ द केव्स, पैलेस, बड़ी बड़ी दीवारों पे जो पेंटिंग की जाती थी वो थी मुराल पेंटिंग। ये कोई पेपर पे नहीं की जाती थी, ये कोई लीफ पे नहीं की जाती थी, या फिर क्लाउथ पे नहीं, ये बड़ी बड़ी दीवारों पे, बड़ी बड़ी केव्स हुआ करती थी, उनकी जो वॉल्स होती थी उस पे जो पेंटिंग की जाती थी। कोई महल होता था, यानी पैलेस होते थे, उसकी दीवारों पे जो पेंटिंग्स की जाती थी उन्हें हम मुराल पेंटिंग कहते हैं। जैसे इसकी एग्जांपल आपको मिलती है अजंता केव्स, इलोरा केव्स, बहुत इंपॉर्टेंट केव्स हैं। एलिफेंटा केव्स, ये कहाँ पे आपको मिलती हैं, ये केव्स आपको मिलती है महाराष्ट्र के अंदर। ये इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल मानी गई है मुराल पेंटिंग की। अब अजंता केव्स का नंबर कितना है, कभी डायरेक्ट एग्जामिनर पूछता है, उनका नंबर है 29। इस तरह से आपको एग्जामिनर पूछेगा कि इलोरा केव्स जो महाराष्ट्र में है वो कितने नंबर है उनका, वो 34 है। और ये आपको बेस्ट एग्जाम्पल है मुराल पेंटिंग की। तो कभी इस तरह से पूछ सकता है। अजंता केव्स जो होती है बिलोंग करती है मुराल पेंटिंग से, मिनिएचर पेंटिंग से। बहुत तो आपको यह पता होगा किसकी एग्जांपल है, मुराल पेंटिंग की है। इस तरह से क्वेश्चन बनता है, कितना नंबर हो सकता है अजंता केव्स का, वो 29 है। इलोरा केव्स का नंबर कितना है, 34 है। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। इसी तरह से एग्जामिनर आपको क्वेश्चन फ्रेम करता है। अब देखो मिनिएचर पेंटिंग क्या होती है। देखो मिनिएचर पेंटिंग की अगर बात करते हैं हम, तो ये मिनिएचर पेंटिंग, मिनिएचर वर्ड जो है वो लैटिन वर्ड से आया है। एक लैटिन वर्ड है, उसका नाम है मीनियम, MINIUM, मीनियम, मतलब रेड लेड प्लांट, यानी इसका मतलब है रेड लेड प्लांट। मिनिएचर पेंटिंग वो पेंटिंग्स थी जो हम छोटे से एक, जैसे क्लाउथ पे, जैसे हम लीफ पे, एक पेपर पे जो पेंटिंग की जाती हैं, स्मॉल पेंटिंग्स होती थी, डिटेल पेंटिंग्स होती थी, बहुत छोटी छोटी पेंटिंग्स होती थी, उन्हें हम मिनिएचर बोलते थे। ये नहीं, ये कोई बड़ी दीवारों पे नहीं की जाती थी, बल्कि एक जैसे हमारे पास एक कॉपी होती है उसके पेपर पे की जाती थी, या फिर उस टाइम छोटा सा कोई लीफ होता था उस पर जो पेंटिंग की जाती थी, या फिर क्लाउथ पे की जाती थी, उन पेंटिंग्स को हम मिनिएचर पेंटिंग्स बोलते थे। तो इसकी आपको बेस्ट एग्जांपल मिलती थी उस टाइम, जो मुगल्स पेंटिंग आपको मिली है, राजस्थानी पेंटिंग्स है, मुगल पेंटिंग्स है। ये जो आपको आगे इनके बारे में पढ़ना है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको किस में मिलते हैं, ये मिनिएचर पेंटिंग्स थी। ये दीवारों पे नहीं करते थे, ये उस पेपर पे करते थे, ये लीफ पे करते थे, ये क्लाउथ का इस्तेमाल करते थे, स्मॉल पेंटिंग्स हुआ करती थी। तो ये थी हमारे पास मिनिएचर। और जो आपके पास ये वाली पेंटिंग्स हैं, मुराल पेंटिंग्स, यहाँ पे जो आपको केव्स के बारे में बात किया तो इसका थीम था, ये बुद्धिज़्म से ज़्यादा रिलेट करते थे, जैनिज़्म और हिंदुज़्म। ये तीन जो केव्स थी इनका रिलेशन किससे था, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म एंड हिंदुज़्म। तो ये 2 टाइप्स ऑफ पेंटिंग्स थी। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। हमारे पास पेंटिंग्स इन इंडिया, 15-16 सेंचुरी में पेंटिंग्स इंडिया में क्या थी। जब इस दौर में 15-16 सेंचुरी की बात करते हैं तो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द पर्शियन इन्फ्लुएंस, यानी पर्शियन का इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा था 15-16 सेंचुरी में इंडिया में। तो वहाँ पे आपको फेशियल टाइप पेंटिंग मिलती थी, हंटिंग सीन्स, ब्राइट कलर्स यूज्ड इन द मिनिएचर, क्योंकि वो तो मिनिएचर पेंटिंग थी, वो कोई वो नहीं थी हमारे पास
वो छोटी मोटी पेंटिंग्स हुआ करती थी जो पेपर के पे करते थे, लीफ पे करते थे, उसमें वो फेशियल टाइप थी। हंटिंग सीन, कोई अगर शिकार कर रहा होता था उसकी वो पेंटिंग बना देते थे। ब्राइट कलर्स का यूज़ करते थे, नेचर को ज़्यादा से ज़्यादा रिफ्लेक्ट करते थे, नेचुरल चीज़ों पे वो जोर रखते थे, उनका ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेस होता था नेचुरल सीनरीज वगैरह पे। तो वो इंडिया में काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस आपको मिलेगा 15-16 सेंचुरी में पर्शियन टाइप ऑफ पेंटिंग का। देखो उसमें सबसे पहले हम मुगल पेंटिंग की बात करते हैं। तो मुगल पेंटिंग जो थी वो मिनिएचर टाइप ऑफ पेंटिंग थी, ये चीज़ याद रखना, क्योंकि वो हमारे पास मुराल पेंटिंग तो नहीं थी, क्योंकि उनका पेंटिंग जो था वो पेपर पे था, क्लाउथ पे था, छोटी पेंटिंग्स थी, पेरिशेबल चीज़ों पे पेंटिंग करते जो ख़त्म हो जाती थी। तो उसका आपको मिलेगा वो कहाँ पे, मुगल पेंटिंग एक मिनिएचर टाइप ऑफ पेंटिंग थी। और उसके बाद मुगल पेंटिंग की बात करें अगर हम, पॉइंट्स में मैंने आपको लिखा है डिपेक्ट कोर्ट पेंटिंग। कोर्ट पेंटिंग का मतलब होता था जैसे कोई बादशाह था मुगल का, वो कोर्ट में अपने एक पेंटर्स को वहाँ पे बुलाते थे, उनको सैलरी देते थे और उनको वहाँ पे एज ए पेंटर वो वहाँ पे पेंटिंग करते थे, तभी वो कोर्ट पेंटिंग थी। और वो पोर्ट्रे करती थी नेचुरल एनिमल्स, बर्ड्स। वहाँ पे देखो मैंने पहले ही बोला कि मुगल पेंटिंग ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेस था, यानी कोई नेचुरल जैसे एनिमल की पिक्चर्स बना देते थे, बर्ड्स की पिक्चर्स बना देते थे, कोई रिवर फ्लो कर रहा होता था तो उसकी बना देते थे, नेचुरल चीज़ों के साथ रिलेशन था उनका। और ब्राइट कलर्स का ज़्यादा यूज़ करते थे उस पेंटिंग में, जो मुगल पेंटिंग थी। यूरोपियन इन्फ्लुएंस आपको उस पेंटिंग में काफ़ी ज़्यादा मिलेगा मुगल पेंटिंग में, यानी यूरोपियन के कुछ ऐसे टेक्निक्स ऑफ पेंटिंग थी वो उसमें इंक्लूड की गई थी, तभी यूरोपियन इन्फ्लुएंस भी देखने को मिला, वहाँ से पेंटर्स बुलाए गए। मुगल पेंटिंग वाज नोन फॉर रियलिज्म, ये रियलिटी को दिखाते थे, जो नेचर की चीज़ें होती थी उन चीज़ों को उस पेंटिंग में वो डिपेक्ट करते थे, कौन, मुगल्स, तभी ये रियलिज्म था, इस यहाँ पे रियलिटी थी। अब हम देखते हैं जो जो मुगल्स के वहाँ पे रूलर्स आए, किसने क्या क्या पेंटिंग में किया। देखो सबसे पहले बाबर की बात करें तो बाबर को इतना टाइम तो पेंटिंग के लिए नहीं था। ही पैट्रोनाइज्ड वन पर्सन, पर्शियन पेंटर, उन्होंने एक पेंटर बुलाया पर्शिया से कॉल्ड बिजैड, बस। बाकी इनका कोई इंटरेस्ट पेंटिंग में नहीं था, सिर्फ उसका नाम याद रखना, जिसको उन्होंने पर्शिया से बुलाया वो था बिजैड। उसके बाद हुमायूं की बात करें तो ही ब्रॉट टू पेंटर्स, इसने दो पेंटर्स लाए, उनके नाम याद रखना, अब्दुल समद और मीर सैयद अली, एंड स्टार्टेड पेंटिंग, और उनसे पेंटिंग करवाई। तो उस वक्त दो पेंटर्स बुलाए थे हुमायूं ने, उनका नाम क्या है आपके पास, ये चीज़ें याद होनी चाहिए, जैसे अब्दुल समद था, मीर सैयद अली थे, तो ये जिन्होंने पेंटिंग्स वहाँ पे की। उसके बाद आता है अकबर। देखो अकबर के पीरियड में पेंटिंग कहाँ पहुंची, एक्सटेब्लिश सेपरेट डिपार्टमेंट, अकबर ने एक अलग से डिपार्टमेंट ही बनाया पेंटिंग के लिए, तस्वीर खाना जिसे बोलते थे, याद रखना तस्वीर खाना, यहाँ पे पेंटर्स को बुलाया बुलाया जाता था, उनसे पेंटिंग करवाई जाती थी। ही आल्सो एक्सेप्टेड सम यूरोपियन फीचर्स, उसने भी यूरोपियन फीचर्स को यहाँ पे एक्सेप्ट किया अकबर ने भी। 3D पेंटिंग की बात करें अगर, 3D पेंटिंग की अगर बात करते हैं हम यहाँ पे, तो 3D पेंटिंग सबसे पहले इंट्रोड्यूस की गई ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अकबर, डेवलप इन इज राइन, उसके दौर में यहाँ पे 3D पेंटिंग्स आई। कैलीग्राफी का यूज़ किया गया उसके पीरियड में, अकबर के पीरियड में। कभी पूछ सकते हैं कि किस मुगल इम्पीरियर के पीरियड में कैलीग्राफी इंट्रोड्यूस्ड हुई। कैलीग्राफी मतलब हो गया यानी एक डेकोरेटिव हैंड राइटिंग, जब हैंड राइटिंग्स को हम डेकोरेट करके बनाते हैं ना तो उसे कैलीग्राफी बोलते हैं, वो यूज़ की गई किसके, अकबर के दौर में। इसी तरह से अकबर के दौर में भी कोई इंपॉर्टेंट पेंटर्स आए, उनके नाम याद रखना, दसवंत था, बसवंत था, कीसू था, तो ये इंपॉर्टेंट पेंटर्स थे अकबर के दौर में। उसके बाद जहांगीर, जिसे सलीम के नाम से भी जानते हैं, इसे ही हम सलीम बोलते हैं जहांगीर को, ठीक है ना। जहांगीर को किस नाम से जाना जाता है, सलीम के नाम से भी जाना जाता है। हिज पीरियड इज नोन एज द गोल्डन एज ऑफ द पेंटिंग। अब मुगल के दौर में किसके पीरियड को गोल्डन एज ऑफ पीरियड बोलते हैं, तो वो जहांगीर का जो पीरियड था, याद रखना ये क्वेश्चन एग्जामिनर ऐसे पूछता है, विच पीरियड ऑफ द इज नोन एज द गोल्डन एज ऑफ द पेंटिंग इन मुगल एम्पीरियर में, मुगल पीरियड्स के दौर में कौन सा हमारे पास पीरियड था विच इज़ नोन एज द गोल्डन एज ऑफ पेंटिंग, वो था जहांगीर का जब दौर था, उस वक्त उसको गोल्डन एज ऑफ पेंटिंग बोलते हैं। वो खुद भी पेंटर था, एक अच्छा पेंटर था जहांगीर उस टाइम, और ही इज़ नोन एज नेचर बेस्ड पेंटिंग। और उसके दौर में जो पेंटिंग थी वो नेचर पे बेस्ड थी, यानी वहाँ पे एनिमल्स की पेंटिंग की जाती थी, ट्रीज़ की, बर्ड्स की, इन चीज़ों की, यानी वो नेचर को ज़्यादा लविंग था।
और पोर्ट्रेट पेंटिंग, पोर्ट्रेट पेंटिंग जो थी वो भी स्टार्ट हुई इस पीरियड में। पोर्ट्रेट का मतलब होता है ह्यूमंस की पेंटिंग करना, एक इंसान बैठा है उसकी शक्ल बना देना, पेंटिंग करना, दैट्स कॉल्ड पोर्ट्रेट पेंटिंग। इसे द फेमस पेंटर्स थे उस वक्त, जैसे उस्ताद मंसूर था उस वक्त एक पेंटर था ड्यूरिंग दी जहांगीर के टाइम में। ट्रेडिशन ऑफ द डेकोरेटेड मार्जिन्स, यानी जब पेंटर पेंटिंग करता था ऐसे तो साइड के जो मार्जिन से उनको डेकोरेट किया जाता था, वो भी जहांगीर के दौर में हुआ। उसके बाद आता है नेक्स्ट शाहजहान। शाहजहान ने ये भी एक अच्छा, मतलब इनके दौर में भी पेंटिंग काफ़ी ज़्यादा फेमस हुई। तो गोल्डन कलर वाज यूज्ड इन दिस पीरियड। शाहजहान के वक्त में जब पेंटिंग की जाती थी तो गोल्डन कलर का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था। पेंसिल ड्राइंग, यानी जो हम ड्राइंग पेंसिल से करते हैं वो ज़्यादा यूज्ड होती थी। डेकोरेटिव मार्जिन्स कंटिन्यू, वो उसको कंटिन्यू रखा, यानी मार्जिन्स को वो डेकोरेट करते थे। यूरोपियन इन्फ्लुएंस पेंटिंग का यहाँ भी देखने को मिलेगा आपको, यूरोपियन, यानी वहाँ से भी कुछ चीज़ें यहाँ पे इंट्रोड्यूस्ड हुई। इस पेंटिंग वाज मोर आर्टिफिशियल देन इन नेचर। ये चीज़ याद रखना कि इसने ज़्यादा नेचर की तरफ तवज्जो नहीं दी, यानी ये आर्टिफिशियल पे बेस्ड था। जो आर्टिफिशियल चीज़ें होती थी उनकी पेंटिंग कर देते, जैसे कोई बिल्डिंग होती थी उसकी कोई भी जो आर्टिफिशियल चीज़ होती थी उसकी वो पेंटिंग बनाते थे। उसके बाद आता है औरंगज़ेब। यहाँ पे जाके मुग़ल पीरियड जो था वो डिक्लाइन हुआ, और आपको पेंटिंग भी डिक्लाइन देखने को मिलेगी। इसका कोई इंटरेस्ट नहीं था पेंटिंग में, मुग़ल पेंटिंग यहाँ डिक्लाइन होगी। तो ये आज हमने यहाँ पेंटिंग्स भी कवर की, लेकिन पूरा टॉपिक पेंटिंग का कवर नहीं हुआ। जस्ट हमने मुग़ल पीरियड की पेंटिंग्स देखी, उसके बाद राजस्थानी पेंटिंग्स देखेंगे, जहाँ से आपको क्वेश्चन बनते हैं वो चीज़ें कवर करेंगे। तो ये सेकेंड पार्ट आज आपका कंप्लीट होता है, ताकि वीडियो भी ज़्यादा लंबी ना हो जाए। सो यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। जो भी इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो वो उस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड होता है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले। और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। सो मिलते हैं कल। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।